हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे, या इसी को आप कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ इम्पीडेंस, वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस एंड कॉपर लॉसेस। तो एक्चुअली शॉर्ट के अंदर अगर बोला जाए तो इसके अंदर हम लोग इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड को हम लोग शॉर्ट करते हैं और शॉर्ट करने के बाद देखते हैं ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस किस तरह का है, यानी उसकी इफ़िशियंसी, उसका रेगुलेशन, उसके अंदर के लॉसेस, ये सारा चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मेज़र करते हैं। तो इससे पहले शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर से पहले हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर की बात किया था, जिसमें हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड को और यानी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड को ओपन करके हम लोगों ने देखा था कि जब ओपन करते हैं तो उस समय कौन कौन सा लॉस होता है और बहुत सारा चीज़, जैसे हम लोग वोल्टेज, करंट, इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, रेसिस्टेंस, ये सारी चीज़ को हम लोग कैलकुलेट किया था और ओवरऑल उसके परफॉर्मेंस को जाना था। तो अब हम लोग शॉर्ट सर्किट के स्थिति में देखेंगे ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस, यानी ट्रांसफार्मर के लिए दो कंडीशन हो सकता है, या तो एक ट्रांसफार्मर के ऊपर कोई भी लोड नहीं है और दूसरा ट्रांसफार्मर फुल्ली लोडेड है। दोनों कंडीशन में जब परफॉर्मेंस आप चेक कर लेंगे तो आपको बीच का भी आइडिया मिल जाएगा कि बीच में कितना लॉसेस हो सकता है, मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, कॉपर लॉस कितना होगा, आयरन लॉस कितना होगा, कोर लॉस कितना होगा, ये सारा चीज़ आपको आइडिया मिल जाएगा। यानी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को किसी गांव में, किसी विलेज में, किसी एरिया के अंदर उसको इंस्टॉल करने से पहले लैबोरेटरी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर ही ट्रांसफार्मर के परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग कहते हैं, जिसके अंदर मेनली दो टेस्टिंग किया जाता है। एक आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, दूसरा ओपन सर्किट टेस्ट होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारा टेस्ट होता है, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर के ऑयल के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, वाइंडिंग के रेसिस्टेंस को चेक करते हैं, बहुत सारा टेस्ट होता है। लेकिन ये दो टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट, दूसरा ओपन सर्किट टेस्ट। तो इस टेस्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, पहले डायग्राम आपको बताते हैं, फिर क्या क्या चीज़ कैलकुलेट किया गया है वो दिखाएंगे। तो डायग्राम के अंदर हमने क्या किया हुआ है, ये स्विच लगाया हुआ है। इस स्विच के साथ, जिसको हम लोग डीपीएसटी स्विच बोलते हैं, इस डीपीएसटी स्विच यानी डबल पोल सिंगल थ्रो, ठीक है, डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच है, यानी एक बार क्लोज किएगा तो स्विच क्लोज होगा और इसकी सहायता से सिंगल फेज सप्लाई चली जाएगी। हमने जो ट्रांसफार्मर बनाया है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बनाया है। सेम प्रोसीजर, सेम टेस्ट आप थ्री फेज के लिए भी कर सकते हो और जनरली थ्री फेज के लिए ही किया जाता है, लेकिन आसानी से समझ में आ जाए और इजी कैलकुलेशन हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, उसके लिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को लेकर यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो इस ट्रांसफार्मर के साथ हमने क्या लगाया है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों लगा हुआ है, तो हम लोग इनपुट जो वोल्टेज देंगे ट्रांसफार्मर को, उसको वैरी कर सकते हैं, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसको वेरियाक भी कहा जाता है, यानी वेरिएबल वोल्टेज हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर देते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से, जिसके अंदर नंबर ऑफ टैपिंग है, यानी बहुत सारा टैपिंग अलग अलग जगह पर रखकर वोल्टेज की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कितना वोल्टेज इनपुट के रूप में आ रहा है, वोल्ट मीटर हम लोग लगाए हुए हैं पैरेलल में, उसकी सहायता से मेजर कर लेंगे। एमीटर लगा हुआ है सीरीज में, उसकी सहायता से करंट मेजर कर लेंगे। और ये जो एमीटर होगा शॉर्ट सर्किट करंट को मेजर करेगा, इसीलिए यहाँ पर ISC लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा वाट मीटर हम लोग यहाँ पर लगाए हुए हैं, जो लॉसेस को मेजर करेगा। ये आपकी HV वाइंडिंग हो गई, ये LV वाइंडिंग हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर जितना भी परफॉर्मेंस, यानी कि जितना भी इक्विपमेंट लगा हुआ है वो सारा HV साइड लगा हुआ है और सारा आपका जो कैलकुलेशन होगा वो HV साइड होगा। LV साइड को हमने क्या किया हुआ है, तो शॉर्ट किया हुआ है, शॉर्टेड बाय द थिक कॉपर वायर। कॉपर वायर की सहायता से हमने शॉर्ट कर लिया है और जब शॉर्ट होगा तो ट्रांसफार्मर के अंदर परफॉर्मेंस कैसा होगा उसको हमको मालूम करना है। तो LV साइड की वाइंडिंग को हमने शॉर्ट कर लिया है और शॉर्ट की स्थिति में जो करंट होगा शॉर्ट सर्किट करंट होगा। इस करंट की वजह से जो लॉस होगा, जिसको हम कॉपर लॉस कहेंगे, उसको हम लोग वाट मीटर की सहायता से मेजर कर लेंगे, ठीक है। और इससे पहले जब हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे थे तो ओपन सर्किट में आपने देखा था LV साइड के साइड सारा काम हो रहा था, HV साइड ओपन था। तो जस्ट उसका उल्टा यहाँ पर हो जाता है कि HV साइड की तरफ सारा इक्विपमेंट लगा हुआ है, LV साइड को हमने शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। अब उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, ओपन सर्किट के अंदर रेटेड वोल्टेज दे रहे थे। रेटेड वोल्टेज पर हम लोग सप्लाई देकर चेक कर रहे थे
कि परफॉर्मेंस किस तरह है, तो रेटेड वोल्टेज दिया जा रहा था। दूसरा चीज़ वहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था, वहाँ पर लॉसेस की बात किया गया था। तो जो लॉस था वो वाट मीटर जो लॉस मेज़र कर रहा था वो कौन सा लॉस मेज़र कर रहा था, तो कोर लॉसेस मेज़र कर रहा था। कोर लॉस क्यों होता है, तो कोर लॉस ट्रांसफार्मर के अंदर जो मेनली तौर से होता है वो वोल्टेज की वजह से होता है। तो हम लोग रेटेड वोल्टेज दे रहे थे और रेटेड वोल्टेज की वजह से लॉसेस हो रहा था, जिसको हम लोग कोर लॉस कह रहे थे, और वाट मीटर आपका कोर लॉसेस को मेज़र कर रहा था। लेकिन आपका दूसरा जो ट्रांसफार्मर के अंदर लॉस होता है, जिसको हम लोग आयरन लॉस कहते हैं, ये आयरन लॉस नेग्लिजिबल होता है कब, जब ओपन होता है। ओपन किया हुआ है तो करंट की वैल्यू यहाँ पर तो जीरो है, ये ओपन होगा तो करंट जीरो होगा, और करंट जब जीरो है तो यहाँ पर भी करंट की वैल्यू बहुत मिनिमम होगी, यानी जो रेटेड वैल्यू होता है उसका लगभग 5 से 6% ही होता है, यानी करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो आई स्क्वायर आर लॉसेज है वो बहुत मिनिमम होता है। और इतना मिनिमम होता है कि हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, और ओपन सर्किट के अंदर जो लॉसेज होता है वो मेनली तौर से कोर लॉसेज होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, शॉर्ट सर्किट केस के अंदर जो भी आपका मेनली तौर से लॉसेज होगा, वो मेनली तौर से जो लॉसेज होगा वो करंट की वजह से। यहाँ पर करंट आपका कौन सा करंट फ्लो होगा, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा, यहाँ पर भी कौन सा शॉर्ट सर्किट करंट। तो इस वाइंडिंग के अंदर जो लॉसेस होगी वो मेनली तौर से कौन लॉस होगा, कॉपर लॉस होगा। तो कॉपर लॉस, ये जो वाट मीटर होगा ये कॉपर लॉस को मेजर करेगा। और जो आयरन लॉस है वो आयरन लॉस वोल्टेज की वजह से होता है, तो ये लगभग नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से जो सप्लाई देंगे वोल्टेज वो केवल रेटेड वोल्टेज का 5 to 15%, 5 से 15% ही देंगे रेटेड वोल्टेज के में से, यानी 100 वोल्ट है तो उसमें से 5 या 15 वोल्ट, 5 से 10 वोल्ट, 15 वोल्ट इतना ही देंगे। क्यों इतना ही देंगे, क्योंकि इतना ही वोल्टेज पर हमको रेटेड करंट मिल जाएगा। ये ट्रांसफार्मर की जो हम लोग टेस्टिंग करेंगे वो रेटेड करंट पर करेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज दे दिया, करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा रेटेड से भी बढ़ गई, तो वाइंडिंग टेस्ट करते समय क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो हम टेस्ट जो रेटेड करंट है उससे बहुत ज़्यादा करंट हम लोग नहीं दे सकते हैं, इसीलिए जो वोल्टेज सप्लाई होगी वो वोल्टेज सप्लाई हम लोग इस वेरियाक यानी ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से, जो रेटेड वोल्टेज अगर 100 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है तो यहाँ से 5, 10 या 15 वोल्ट ही हम लोग देंगे, और इतना ही वोल्ट पर हमको रेटेड करंट की वैल्यू मिल जाएगी, और उस रेटेड करंट पर हम कॉपर लॉस और बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई होप ये थोड़ा सा आपको आइडिया मिल रहा होगा क्या हम लोग को ओवरव्यू क्या क्या काम करना है। तो अब देखिए ऑब्जर्वेशन, यानी क्या क्या चीज़ यहाँ से मिल जाएगा इस टेस्ट के अंदर से। तो हम यहाँ पर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, जो भी वोल्टेज की वैल्यू होगी वो यहाँ पर वोल्ट मीटर की सहायता से हम मेज़र कर लेंगे। ISC एमीटर की सहायता से करंट मेज़र कर लेंगे। WSC यानी शॉर्ट सर्किट जो लॉसेज होगा शॉर्ट सर्किट की स्थिति में पावर लॉस, उसको हम लोग वाट मीटर की सहायता से कर लेंगे, और टेम्परेचर को भी हम लोग मेज़र कर लेंगे। डिफरेंट मेथड होता है, उस मेथड की सहायता से या थर्मोमीटर की सहायता से हम लोग टेम्परेचर को मेज़र कर लेंगे, ठीक है। और बाकी रूम टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सारा काम करेंगे। बाकी धीरे धीरे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं, आगे उसकी बात होगी। तो यहाँ पर अब देखिए WSC क्या है, कॉपर लॉस है। WSC कॉपर लॉस है शॉर्ट सर्किट की स्थिति में। VSC क्या है, तो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है। ISC क्या है, तो शॉर्ट सर्किट करंट है। अब यहाँ से देखिए काम क्या हो रहा है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रिफर टू द HV साइड। अब देखिए इससे पहले जब ओपन सर्किट टेस्ट की बात किया था तो ये वाला ओपन था, तो यहाँ पर तो कोई करंट था नहीं, जीरो था। तो जो भी रेसिस्टेंस की वैल्यू थी, रिएक्टेंस की वैल्यू थी, वो केवल यहीं पर थी। तो सिंपली हम रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस, ये सारा इंपेडेंस कैलकुलेट कर लेते। लेकिन अब यहाँ पर भी रेसिस्टेंस होगा, यहाँ पर भी रेसिस्टेंस होगा, यहाँ पर भी रिएक्टेंस होगा, यहाँ पर भी रिएक्टेंस होगा, यानी प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट दोनों जगह पर करंट फ्लो हो रहा है, दोनों जगह पर रेसिस्टेंस है, दोनों जगह पर रिएक्टेंस है। तो हम लोग को अगर इंपेडेंस की वैल्यू निकालते हैं या रेसिस्टेंस की वैल्यू, तो टोटल का निकालना होगा, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को मिलाकर निकालना होगा। तो हमको क्या करना होगा, या तो सेकेंडरी सर्किट को प्राइमरी साइड रिफर करना होगा या प्राइमरी को सेकेंडरी साइड रिफर करना।
यानी किसी एक तरफ करके आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वैल्यू निकालेंगे। आपने पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर के अंदर, शॉर्ट के अंदर आपको हम बता रहे हैं कि अगर हम लोग को इक्विवेलेंट निकालना यानी टोटल निकालना, तो इस तरफ की वाइंडिंग का जो भी प्रतिरोध है वो दूसरी तरफ भेजना होगा और दूसरी तरफ भेज के टोटल ये प्राइमरी और सेकेंडरी को मिलाकर कंबाइन करके रेसिस्टेंस हमको निकालना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड रेसिस्टेंस है, दोनों साइड आपका रिएक्टेंस है, दोनों साइड इंपीडेंस है। तो हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो ओवरऑल यानी इक्विवेलेंट निकालेंगे, और इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको सेकेंडरी को प्राइमरी साइड रिफर करना होगा। इधर भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही तरफ हम मान रहे हैं कि सेकेंडरी को प्राइमरी साइड रिफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रिफर टू द HV साइड। ठीक है, किधर भेज दिया हम सबको, HV साइड भेज दिया, और वहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो उस समय जब आपका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वहाँ पर भी जो शॉर्ट सर्किट WSC है वो क्या है, फुल लोड कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो शॉर्ट सर्किट कॉपर लॉस है ये बराबर किसके होगा, ISC स्क्वायर इंटू R01। ये R01 का मतलब केवल R1 रहता है तो ये प्राइमरी साइड का रेसिस्टेंस रहता, R2 रहता तो सेकेंडरी साइड का रेसिस्टेंस ये। लेकिन इस R2 को अगर हम भेज दे रहे हैं R1 की तरफ, तो अब रेसिस्टेंस जो टोटल रेसिस्टेंस होगा उसका नाम क्या होगा, R01 होगा, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन सेकेंडरी साइड रिफर टू द प्राइमरी साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट सर्किट की वैल्यू यानी शॉर्ट सर्किट जो लॉस होगा वो आपकी उसकी वैल्यू होगी ISC स्क्वायर इंटू R01। और ये कहाँ से मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट मिल जाएगा, किसकी सहायता से, तो जो वाट मीटर लगा हुआ वो वाट मीटर डायरेक्ट मेज़र कर लेगा। तो अगर वाट मीटर आपका मेज़र कर लिया तो उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख देंगे फॉर्मूला की सहायता से। हम R01 बराबर WSC स्क्वायर बटा ISC लिख सकते हैं। WSC की वैल्यू के हम लोग यहाँ से वाट मीटर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एमीटर की सहायता से करंट की वैल्यू को, शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ से R01 का यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सिमिलरली अगर हम लोग को Z01 यानी इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालना है तो क्या करना होगा, VSC हम लोग वोल्ट मीटर की सहायता से मेज़र कर लिया है, करंट ISC एमीटर की सहायता से, दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, Z01 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, और इसी तरह अगर हम लोग X01 यानी रेसिस्टेंस निकाल लिया, इम्पीडेंस निकाल लिया, रिएक्टेंस निकालना चाहें तो रिएक्टेंस भी निकाल सकते हैं अंडर रूट Z01 माइनस स्क्वायर माइनस R01 फार्मूला की सहायता से। पहले ही पढ़ चुके होंगे आप। Z बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यानी Z स्क्वायर बराबर होता है R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, यानी यहाँ से अगर X निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं X बराबर Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है, माइनस R स्क्वायर इधर भेज दिया तो रूट इधर आ गया, तो X की वैल्यू भी हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस सारा चीज़ कैलकुलेट कर लिया। अब क्या किया जा रहा है, इसी चीज़ को अगर मान लें कि हाईयर टेम्परेचर पर हम कुछ मेज़र करते हैं और उसकी कुछ वैल्यू टेम्परेचर का दिया हुआ होगा, तो किस तरह से मेज़र करेंगे, तो बहुत आसान है। जनरली यहीं तक हर जगह पर बात किया हुआ होता है, लेकिन आपके नोट्स में कॉपी में टेम्परेचर पर दिया हुआ 75 डिग्री पर, तो हम 75 डिग्री पर भी निकाल सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे ये सारा चीज़ हमने निकाला। अगर आपसे बोल दे 75 डिग्री 100 डिग्री है ना, तो वहाँ पर भी आप रेसिस्टेंस की, रिएक्टेंस की, इम्पीडेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किस तरह से निकालिएगा, तो रेसिस्टेंस R01 एट 75 डिग्री, तो R01 जो आया है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बाकी 75 डिग्री और ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कहाँ पर, आपका 75 डिग्री पर वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरह अगर X01 भी निकालना तो सेम निकल जाएगा, सेम टेम्परेचर पे X01। Z01 अगर 75 डिग्री पे निकालना तो सेम इस तरह से निकाल देंगे हम, यानी कि R01 एट 75 डिग्री प्लस X01 कर दीजिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो Z01 की वैल्यू निकल जाएगी 75 डिग्री सेल्सियस पर। इसी तरह कॉपर लॉस अगर निकालना चाह रहे हैं 75 डिग्री पर, तो क्या करना होगा, जो कॉपर लॉस निकला है वाट मीटर से उसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, ये फार्मूला सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, तो कॉपर लॉस जो होगा वो 75 डिग्री पर निकल जाएगा। इसी प्रकार वोल्टेज अगर निकालने 75 डिग्री पर तो क्या करना होगा, वोल्टेज का फॉर्मूला V इक्वल टू IR होता है, तो V इक्वल टू I और R की जगह पर Z रखे हुए, तो Z01 कितना पर 75 डिग्री पर निकालना है, तो 75 गुना ISC जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसकी वैल्यू रख देंगे।
ये यहाँ पर हो गया। अगर हमारा टेम्परेचर कुछ वैल्यू दिया हुआ है तो उसके अनुसार हम लोग अलग अलग चीज़ मेज़र कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब यहाँ से अलग चीज़ दिया हुआ है, यानी वाट। अगर हम लोग को पावर फैक्टर निकालना है, शॉर्ट सर्किट केस की स्थिति में पावर लॉस निकालना है तो क्या करना, पावर फैक्टर निकालना है तो क्या करना होगा। तो हमको मालूम है पावर बराबर क्या होगा, VI cos phi होता है। तो V की जगह पर VSC शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, I की जगह पर ISC शॉर्ट सर्किट करंट, पावर फैक्टर की जगह पर cos phi AC यानी पावर फैक्टर एट शॉर्ट सर्किट। सारी वैल्यू हम लोग रख दिया। तो यहाँ पर WSC मालूम है, VSC हम लोग को मालूम है, ISC मालूम है, सारा चीज़ हमको मालूम है वोल्ट मीटर, एमीटर और वाट मीटर की सहायता से। तो यहाँ से cos phi S यानी WSC बटा VS गुना IS कीजिएगा तो ये पावर फैक्टर की वैल्यू निकल जाएगी। पावर फैक्टर की वैल्यू निकल गई तो इफ़िशेंसी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इफ़िशेंसी बराबर क्या होगा, KVA cos phi यानी आउटपुट बटा क्या होता है, इनपुट बटा आउटपुट होगा। एक मिनट, इफ़िशेंसी अगर निकालना चाहें तो इफ़िशेंसी आपका आउटपुट बटा इनपुट होगा, ठीक है, गुना 100। तो आउटपुट अपनी जगह पर यानी जो वोल्टेज मेज़र किया है, करंट मेज़र किया है और पावर फैक्टर, तो वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर का गुना हमको यहाँ पर रख देंगे VA cos phi। और बाकी सेम अगर इनपुट लिखना चाह रहे हैं तो इनपुट में अगर हम लोग क्या कर दें, इनपुट प्लस आउटपुट प्लस लॉसेस कर दें, आउटपुट और लॉस को मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इनपुट मिल जाएगा। तो हम क्या कर दे रहे हैं, आउटपुट और इनपुट को मिला देंगे। आउटपुट हो गया VA cos phi, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस लॉसेस। तो दो तरह का लॉस, एक आयरन लॉस, दूसरा कॉपर लॉस। जनरली आयरन लॉस हम लोग शॉर्ट सर्किट केस के अंदर नेग्लेक्ट कर देते हैं, कॉपर लॉस को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो कॉपर लॉस आपका वाट मीटर की सहायता से मिलेगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपकी इफ़िशेंसी की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इस तरह से इफ़िशेंसी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। इसके अलावा वोल्टेज रेगुलेशन होता है। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, जहाँ पर I है, R01 है, cos phi है, I1 है, रिएक्टेंस है और V1 सप्लाई वोल्टेज। तो ये सारी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो रेगुलेशन आपको मिल जाएगा। जनरली रेगुलेशन आप पहले से पढ़े होंगे, इसीलिए डिटेल में नहीं बता रहे। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। तो जितना कम डिफरेंस होगा उतना बेटर होता है, उतना आपका समझा जाता है कि अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। तो इसका कितना परसेंटेज रेगुलेशन है वो भी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर से रिलेटेड डिटेल के अंदर हम लोगों ने बात किया, जिसके अंदर इसका डायग्राम समझा और हम लोग क्या क्या चीज़ कैलकुलेट करना है, इफ़िशेंसी, रेगुलेशन और हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, 75 डिग्री पर रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, ये सारा चीज़ हम लोग कैलकुलेट करना सीखा। अगर इतनी बात मालूम हो जाएगी इसका मतलब आपको ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस पता चल जाएगा कि आप एक्चुअली जब इसको लगाया जाएगा तो इसकी इफ़िशेंसी, रेगुलेशन, लॉसेस क्या होगा। आई होप आपको ये टेस्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।